सभी का स्वागत है आईसीटी दिल्ली में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 8 के पार्ट 2 की, जिसका नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। तो चलिए देखते हैं रोल ऑफ टाइस पाई चार्ट। इसमें कुछ परसेंटेज दे रखे हैं 17, 11, 13, 27, 6, 10, 27। तो इस प्रकार की विभिन्न कलर की जो दे रखे हैं, एक प्रतिशत दे रखा होता है हमारा। अब पाई चार्ट बनाने के बाद उसका अध्ययन करके अपने मित्रों से चार्ट के संबंध में प्रश्न पूछेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा किस अंक के आने की आशंका है। तो यही सब चीज़ें हम क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती हैं। तो आइए देखते हैं पाई चार्ट बनाने के बाद हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें शॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, एडवांस फार्मूला इत्यादि का प्रयोग करके डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो हमारा शॉर्ट ऑप्शन है, तो डाटा को अरेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लास 6 में हमने होम टैब में से शॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग करा था। तो कॉलम के हिसाब में से डाटा के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यूज़ कर सकते हैं। पर यदि हमें पहले कॉलम के अलावा कोई भी दूसरा कॉलम के हिसाब से लिस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी हो, तो हम कस्टम शॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब एक्टिविटी 5 करेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को स्प्रेडशीट में टाइप करना है और इस लिस्ट को पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उल्टे ही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। अब स्प्रेडशीट को माउस ड्राइव या पहले सेल पर क्लिक करके उस पर शिफ्ट प्लस एरो की का यूज़ करेंगे और पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या करना होगा इसके लिए, स्टेप 1 में देखेंगे स्प्रेडशीट को माउस ड्रैग या पहली सेल पर क्लिक करके शिफ्ट और एरो वाला की दबाना और पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्टेप 2 में देखेंगे होम टैब में से जो शॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन देख रहे हैं आप पहले नंबर पर, इस पर क्लिक करेंगे और उसमें से हम क्या क्लिक करेंगे, कस्टम शॉर्ट को चुनेंगे। स्टेप 3 में हम देखेंगे जो नीचे डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये इस तरह का आएगा आपको। उसमें से पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर कॉलम एफ में था जो हमने लिया था, उसको चूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर माई डाटा हैज़ हेडर उस पर क्लिक करेंगे कि हमारी जो डाटा है पहली लाइन है वो हेडर बनी हुई है। अब उसके बाद हेडर के बाद हम इधर नीचे राइट लेफ्ट में नीचे देखेंगे कि पॉपुलेशन एज पर सेंसस। इसमें हमने कॉलम का नाम देखेंगे, जो हमारा कॉलम का नाम था पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, उसको चुन के ओके पर क्लिक करेंगे। अब स्टेप 4 में आएंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चुनेंगे, जो सबसे बड़ा है उससे लेके छोटे वाले को यहाँ पे ऑर्डर पे हम जाके सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद स्टेप 5 में लिस्ट ऑफ पर्सन आ जाएगी पर स्क्वायर किलोमीटर, उसके हिसाब से कि सबसे बड़ा जो है उससे छोटा आते हैं ऑर्डर में वो शॉर्ट हो जाएगी। चलिए अब फिल्टर का यूज़ करना सीखेंगे, हाउ टू लिमिट डेटा। अब जो फिल्टर होता है उसका प्रयोग करना हम क्यों करते हैं, उसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो लिस्ट में पूरी जानकारी को ना पढ़ के हम सिर्फ जो लिमिटेड हमें जो चाहिए वही हम देख सकें, ताकि हमारा ध्यान आराम से उस चीज़ पर केंद्रित हो सके। तो चलिए अब स्टेप इसकी एक्टिविटी 6 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, श्री श्री देवदत्त कुमार सरोज बेदी उड़ान बाल विद्यालय के बच्चों को विभिन्न खेल जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी इत्यादि बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। अब उन्होंने बच्चों को प्रतिभा के अनुसार एक लिस्ट बनाई है और वह भी ऑर्डर में नहीं। जोनल कंपटीशन में भाग लेने के लिए वो अपनी लिस्ट इसका एक हिसाब हम देखेंगे, उसको श्रेणीबद्ध करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक उनकी बनाई गई लिस्ट में से डाटा ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो आइए इसमें फिल्टर का यूज़ करके उनको डाटा को मेन जो डाटा है उसको ढूंढते हैं। अब जैसे कि आप ये लिस्ट देख रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, स्टूडेंट, जेंडर, क्लास, फ़ोन नंबर, एज, हाइट, वेट, स्पोर्ट्स प्लेयर, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स प्लेयर, ये सब है। तो अब इसको शॉर्ट पे सीखेंगे। तो इसका स्टेप 1 था होम टैब में से शॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं ये रेड कलर से दिखा रखा है शॉर्ट एंड फिल्टर वाला। अब स्टेप 2 की तरफ फिल्टर पर क्लिक करते ही सारे कॉलम के जो हेडर होते हैं वो ड्रॉप डाउन जैसे लिस्ट में बन जाते हैं अपना आप, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। अब देख लीजिए जैसे सीरियल नंबर, नेम, स्टूडेंट वगैरह ये सब था हमारा हेडर, वो सब ड्रॉप डाउन में आ गए। अब इसमें नोट करने की बात यह है कि फ़िल्टर पर दोबारा क्लिक करने से कॉलम हेडर पर जो ड्रॉप डाउन एरो बने हैं वो सब हट जाएंगे फिल्टर पर दोबारा क्लिक करने से। स्टेप 3 में किसी भी एरो पर क्लिक करने पर उस कॉलम पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप देखना चाहते हैं उन पर टिक करके मार्क लगे रहने दें, और जिनको आप नहीं देखना चाहते उन पर क्लिक करके जो टिक का मार्क है उसको हटा देंगे। अब इसमें एक्टिविटी 7 है, देवदत्त जी को हाई जंप में भाग लेने वाले बच्चों की लिस्ट देखनी है, तो उनको कैसे देख सकते हैं अब वो देखेंगे हम इस एक्टिविटी के थ्रू। हाई जंप जिस कॉलम में है उस कॉलम का नाम इंडिविजुअल स्पोर्ट प्लेयर है। इस कॉलम की ड्रॉप डाउन एरो जो बना था उस पर क्लिक करके नीचे दिया गया सब मेनू खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं। इसमें सारे सिलेक्ट आ जाएंगे। 2 मीटर स्प्रिंट जो थी,
रनर रिले जो भी तो स्पोर्ट्स के नाम थे उन सब पे टिक लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हाई जंप वाला ही टिक करना है, बाकी सारे अनटिक कर देने हैं। तो अब देख सकते हैं जैसे कि ये हाई जंप आ रहा है सब पे। तो ये जितने भी हाई जंप वाले बच्चे थे उन सब की लिस्ट दिखा रहा है। तो ये फाइनल लिस्ट है जिसमें फिल्टर लिस्ट लगी हुई है। तो हमने सिर्फ हाई जंप वाले ही बच्चे ढूंढ के निकाल दिए हैं। चलिए एक्टिविटी 8 की तरफ। अब सरोज जी को हैंडबॉल और 200 मीटर स्प्रिंट में भाग लेने वाली लड़कियों की लिस्ट चाहिए थी, तो अब उनकी भी सहायता करते हैं ढूंढने में। जैसे कि हमने पहले स्टेप करे थे एक्टिविटी 7 में, उसी को देखते हुए जेंडर कॉलम में ऐप पर टिक लगा रहने दें, ताकि उससे पता चले कि फीमेल है। टीम स्पोर्ट्स प्लेयर में से हैंडबॉल पर टिक लगा रहने दें और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स प्लेयर के कॉलम में 200 मीटर स्प्रिंट पर टिक लगा दें। तो हमने ये 3-4 कॉलम जो भी थे उन सब में से शॉर्ट कर दिया डाटा को। अब वही हम सिर्फ डाटा देख पाएंगे। तो उसमें क्लियरिंग और री अप्लाई फिल्टर दिखाई देगा। अब फिल्टर कैसे हटाएंगे वो देखेंगे। कॉलम में अगर कोई फिल्टर है हटाना है तो उसके लिए क्या करना है, शॉर्ट ऑन फिल्टर पर जाएंगे। क्लियर वाला नीचे आप देख सकते हो, फिल्टर के नीचे आ रहा है क्लियर, उस पर क्लिक करेंगे। फिल्टर लगाने के बाद यदि आप कोई नई रो एंटर करते हैं या उस पर फिल्टर अप्लाई नहीं होता है, हम उस पर भी फिल्टर लगाने के लिए रीअप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब सब टोटल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सारी वैल्यूज़ का जोड़ ग्रांड टोटल कहलाता है, पर कैटेगरी वर्ग के हिसाब से जोड़ सब टोटल कहलाता है। अब यदि कैटेगरी में सब टोटल निकाल कर उन सभी का जोड़ निकाले तो हमें ग्रांड टोटल मिल जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, नेम दिया हुआ है, फेवरेट कलर दिया हुआ है और रेड कलर कितने वाले आ रहे थे इसमें, 1 2 3 रेड आ रहे हैं, ब्लू 2 आ रहे हैं, येलो 2 हैं और ग्रीन 2 है। तो ग्रांड टोटल हो गया 9 सबको मिला के। अब कम डाटा को कैटेगरी पर काउंट करना, सम करना, एवरेज करना, कैलकुलेट करना आसान होता है। यदि बहुत सारा डाटा कैटेगराइज है, काउंट करना, एवरेज करना है, तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट के सब टोटल ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब एक्टिविटी 9 करते हैं। इसमें टीम स्पोर्ट प्लेड कॉलम यानी कितने बच्चे वॉलीबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट आदि खेलते हैं उनकी अलग अलग गिनती करके सब टोटल निकालेंगे। तो स्टेप 1 होगा टीम स्पोर्ट प्लेड कॉलम में जो लिखा स्पोर्ट्स का नाम है उसके अनुसार सब टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें टीम स्पोर्ट प्लेड कॉलम के अनुसार लिस्ट को शॉर्ट करना होगा, चाहे ऊपर से नीचे असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। जो शॉर्ट करेंगे वो हमने एक्टिविटी 5 में करा था, उसके लिए जो स्टेप दिए थे शॉर्ट करेंगे उसके हिसाब से ये लिस्ट आ गई है हमारे पास। स्टेप 2 डेटा टैब में से सब टोटल ऑप्शन चुनेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी डेटा था जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर क्लिक, उसके बाद 2 जो दिख रहा है सब टोटल 2 क्लिक लिखा हुआ वहाँ पे सब टोटल है उसको यूज़ करेंगे। और स्टेप 3 में डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे ये दिख रहा है, इसमें वैल्यूज डाल देंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले तो चूज़ कॉलम फॉर विच सब टोटल टू बी कैलकुलेट, कौन से कॉलम में आपको सब टोटल कैलकुलेट करना है वो। उसके बाद अप्रोक्सीमेट फंक्शन यूज़ करना है, काउंट करना है, क्या करना है उनके साथ, जोड़ना है, एवरेज जो भी निकालना है वो। तीसरा स्टेप था चूज़ द कॉलम बिलो विच सब टोटल ऑफ कैटेगरी डिस्प्ले, कौन सा कॉलम था जिसमें हमें सब टोटल निकालना है, जिस सब कैटेगरी का या कैटेगरी का, तो हमने वो चूज़ कर लिया टीम स्पोर्ट प्लेड। उसके बाद टिक करेंगे टू रिप्लेस प्रीवियस सब टोटल्स, जो ये टिक थे कि रिप्लेस करेंगे पिछले वाले सब टोटल को। टू शिफ्ट नेक्स्ट ग्रुप टू नेक्स्ट पेज, जो अगला ग्रुप है वो अगले पेज पे जाए। टू डिस्प्ले समरी दिखानी है उसके, और जो ग्रैंड टोटल होगा वो एंड में आ जाएगा लिस्ट के। जैसा आप देख रहे हैं सब टोटल आ गया पैडी से कैटेगरी का, फिर क्रिकेट की काउंट आ गया और ये हैंडबॉल का काउंट आ गया। ऐसे ही सबका सब टोटल अप्लाई होता जाएगा, जिस भी हमने कैटेगरी पर लगाया एक एक टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो 1 2 3 सब टोटल वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे ग्राउंड टोटल में। अब ये सब टोटल लेवल 2 क्लिक करने पर कैटेगरी वाइज सब टोटल और ग्राउंड टोटल भी मिल जाता है। बैडमिंटन के 2 थे, 13, क्रिकेट के 2, इसी प्रकार से सारे। तो के 3 लेवल थे, पहले लेवल में तो ग्रांड टोटल दिख गया था लिस्ट के नीचे, दूसरे लेवल में जो कैटेगरीज थी उन सबका सब टोटल दिख गया था। अब तीसरे लेवल का है, उस पर क्लिक करने पर ग्रैंड टोटल और सभी कैटेगरीज के लिए लिस्ट के अंदर ही सब टोटल भी मिल जाता है। ये आता है सब टोटल लेवल 3 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी 10। अब देवदत्त जी ने बच्चों की हाइट के हिसाब से देखना चाहते हैं उनका वेट ठीक है या नहीं। इसके लिए उन्हें BMI बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला नीचे है। BMI का होता है वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन मीटर इंटू हाइट इन मीटर, मतलब हाइट इन मीटर का स्क्वायर हो गया। BMI वेट इन पाउंड्स, अगर पाउंड्स में है तो हाइट इंचेस और हाइट के इंचेस इंटू 703। BMI की गणना किसी व्यक्ति के वजन और ऊंचाई से की जाती है बच्चों और किशोर अवस्था में। ये बताते हैं कि कोई बच्चा शरीर किशोर अवस्था में मतलब हेल्दी वजन वाला है या ओवरवेट है या बहुत अधिक वेट है, कम वेट है, तो वो सब हम BMI के थ्रू पता लगा सकते हैं।
अब देवदत्त जी ने बच्चों का वजन किलोग्राम और लंबाई सेंटीमीटर में एंटर किया। उन्होंने बीएमआई को वेट इन किलोग्राम्स और हाइट इंटू मीटर का प्रयोग करना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें हाइट को मीटर में बदलना पड़ेगा। हाइट को सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाइट इन मीटर इक्वल टू हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। अब स्टेप 1 में एक नया कॉलम हाइट इन मीटर बनाएंगे, जैसे नीचे दिए हुए इमेज में के में देख सकते हैं। कॉलम के है, उसमें हमने ये वैल्यू डाल दी है, हाइट को डिवाइड कर दिया। अब सेंटीमीटर में एम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला K2 सेल में लिखकर एंटर दबाएंगे। K2 से नीचे वाली लाइन थी हेडर से, उसमें दबा के एंटर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। थोड़ा पिछला रिकॉल करते हैं। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला इक्वल के निशान से शुरू होता था, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर की पहली ही वैल्यू कॉलम G और रो 2 में है, इसलिए फॉर्मूला बनेगा G2 डिवाइडेड बाय 100। K2 सेल में उसका फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। अब फॉर्मूला को फिल हैंडल द्वारा भी कॉपी कर सकते हैं। जब फिल हैंडल पर आप कर्सर को रखते हैं तो वो प्लस के साइन में बदल जाता है, और सभी सेल को फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए प्लस में जब उसको सेल को खींच देना होगा और सारी सेल पे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट हमारी सबकी सेंटीमीटर से कन्वर्ट करके मीटर में आ गई है। अब स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। कॉलम BMI नया कॉलम बनाएंगे। L जो कॉलम नंबर L है उसमें दिख जाएगा आपको BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला L2 सेल में लिख देंगे और एंटर दबाएंगे, जिससे हमारे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला को ड्रैग कर सभी सेल्स के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे आप नीचे स्क्रीन में देख रहे BMI भी सबका कैलकुलेट हो गया। फाइंडिंग सेल विद डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन यूजिंग इफ फंक्शन। अब हम डेटा को इफ कंडीशन के थ्रू करेंगे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ये चीज़ ट्रू होती है तो हम उसको अप्लाई कर देंगे, वरना तो नहीं करेंगे। स्प्रेडशीट में कंडीशन को अप्लाई करने के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसको लिखने का तरीका सिंटैक्स कहते हैं, जिससे वो समझते हैं। सिंटैक्स इफ कंडीशन लगाने में जो भी हमें शर्त रखनी है वो वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू, क्या वैल्यू होनी चाहिए उसकी अगर कंडीशन ट्रू होती है, और क्या कंडीशन अपनी कॉमा लगा के कि उसकी वैल्यू जब वो फॉल्स हो जाए तब। फंक्शन का निशान इक्वल के निशान से शुरू होता है, क्योंकि इफ एक फंक्शन है तो इसका प्रयोग करने के लिए आप फॉर्मूला बार पर बने fx पर क्लिक करेंगे और नीचे के जो डायलॉग बॉक्स में वो डिस्प्ले हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स जो आपको दिख गया है इसमें इंसर्ट फंक्शन करना है। यहाँ पे इफ लिख कर गो पर क्लिक कर सकते हैं, सर्च फॉर ए फंक्शन। अब नीचे आप इफ को देख सकते हैं। इफ पे क्या लिखा हुआ है, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स, वही जो हमने पढ़ा था। यदि आपको एक सिंपल कंडीशन जहाँ पर कंडीशन के ट्रू होने पर ट्रू और फॉल्स होने पर फॉल्स लिखनी है, या फिर एक टैब वैल्यू लिखनी होती है, तो उसके लिए अब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक्टिविटी 11 देखते हैं। इसमें हम स्कोर के हिसाब से रिमार्क भरना है। इसका स्कोर 349 है, 450 है, 25, 145, 897 है, तो उसमें उसका हिसाब से रिमार्क करना है। तो अब यदि स्कोर 350 से ऊपर है तो मैसेज हाई स्कोर डिस्प्ले होगा, और अगर नहीं है तो कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड डिस्प्ले कराना है, जो निम्न डिसीजन ट्री में दर्शाया गया। जैसे राइट में देख सकते हैं स्कोर 350 है, अगर राइट होगा तो ये हाईएस्ट स्कोरर हो गया, और लेफ्ट में हो गया मतलब रेड कलर का आ गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसमें वही लिखाएगा कि यू विल ट्राई सक्सीड। वाई का मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, मतलब स्कोर 350 से ज़्यादा है। एन का मतलब है कंडीशन फॉल्स है और 350 से कम है। कुछ स्थितियों के आधार पर निर्णय के संभावित समाधानों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। अब स्टेप 3 में स्टेप 2 के ओके प्रेस करने पर यह डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। लॉजिकल टेस्ट है, वैल्यू क्या है इसकी अगर ट्रू होगा, और वैल्यू क्या है अगर फॉल्स होगा। तो ये सारी चीज़ देख के इस पर ओके प्रेस कर देना है, जो आपको वैल्यू लिख देनी है। अब देवदत्त जी के स्टेप 2 में क्या कहा था, कंडीशन को डायलॉग में लिखकर डायलॉग में लिखने का तरीका समझ ले कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला बार में फंक्शन लिखा हुआ होता है। फैक्स में देख सकते हैं आपका जो फॉर्मूला है, इफ A2 ग्रेटर देन 350 हाई स्कोर कीप ट्राइंग हार्ड यू विल सक्सीड। A2 सेल में पहला स्कोर लिखा गया था, फॉल्स करता है कि A2 सेल में स्कोर 350 से ऊपर नहीं है, मतलब 350 से ज़्यादा नहीं है। एंटर दबाने पर अपने आप लग जाते हैं, जैसे कि हाई स्कोरर में लग गए हैं ऐसे, इसलिए क्योंकि ये टेक्स्ट डाटा है। फॉर्मूला बार में लिख के फंक्शन का विश्लेषण करेंगे। इफ कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या थी, A2 जो है वो ग्रेटर देन होगा 350, मतलब 350 से बड़ा है। अब वैल्यू ऑफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू होगी तो हाईएस्ट स्कोरर लिखा हुआ आएगा, 350 से ज़्यादा है तो हाईएस्ट स्कोरर लिखा हुआ आ जाएगा। वैल्यू ऑफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर वो 350 से कम है तो क्या होगा, कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड, ये मैसेज उसके पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं ये स्कोर 349 450 जिस पे था 349 350 से कम है, तो
कीप ट्राइंग आ रहा है और 450 है तो हाईएस्ट स्कोरर, 897 है तो हाईएस्ट स्कोरर। तो फिल हैंडल का प्रयोग करके फॉर्मूला के सभी सेल पर है अपने आप हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम एक्टिविटी 12 करते हैं। देवदत्त जी ने इंटरनेट की सहायता से BMI से संबंधित ये इमेज डाउनलोड की। इसमें भी लिखा हुआ है BMI और कैटेगरी लोअर देन 18.5, अंडरवेट है 18.5 से 25, ऑप्टिमल 25 से 30, ओवरवेट 30 अपॉर्ड ऑप्शन। देवदत्त जी चाहते हैं कि हर बच्चे की BMI की वैल्यू के अनुसार सेल का कलर चेंज हो जाए जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है। तो स्टेप 1 में एक नया कॉलम कैटेगरी बनाएंगे जिसे नीचे दिए गए इमेज कॉलम M में दिखाया गया है। हमने अभी कंडीशन लगाई थी ऐसे BMI क्लासिफिकेशन की इमेज के अनुसार BMI कंडीशन लगाएंगे। अगर BMI 18 से कम है तो अंडरवेट, 18 से 0.5 से 25 से ऑप्टिमल, हेल्दी BMI 25 के बराबर है या ज़्यादा है तो ओवरवेट। उसी का ये एक डिसीजन ट्री हम बनाएंगे। यही ट्री है BMI 18.5 से छोटा है तो इसकी दो कंडीशन होंगी, यस अगर छोटा तो अंडरवेट है, अगर नहीं छोटा नहीं है तो बड़ा होगा 18.5 से और 25 के बीच में होगा। अगर वो 18.25 के बड़ा है तो हेल्दी है, अगर वह 25 से छोटा है और 18.5 से बड़ा है तो यस होगा, हेल्दी होगा। अगर नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल पर आ जाएगा BMI जिसका 25 से बड़ा है पर 30 से छोटा है तो ये ओवरवेट आ गया। अगर वो 30 9 होती है कंडीशन, वो 30 से भी ज़्यादा है तो वो ओबेस में आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप 2 में ऊपर बने डिसीजन ट्री को हम देख के समझ में आता है कि नेस्टेड इफ़ यानी इफ़ के अंदर भी इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेंगी। 2 नंबर के बीच वैल्यू पाने के लिए एंड का प्रयोग होता है। अब इफ़ M2 है 18.5 से तो लिखा आएगा अंडरवेट इफ़ एंड M2 बड़ा है 18.5, M2 लेस देन 25। 18.5 और M2 25 के बीच में तो हेल्दी लिखेंगे। इफ़ एंड लगेंगे यहाँ भी M2 बड़ा है 25 से और M2 छोटा 30 से तो ओवरवेट। अगर कुछ भी नहीं है 30 से बड़ा है तो ओबेस लिख देंगे। तो इस फंक्शन को N2 सेल में अप्लाई करेंगे। N2 सेल में लिखे और सभी सेल पर उसको अप्लाई करने के लिए उसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने से ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको हर कॉलम की दिखा देगा। जैसे आप देख सकते हो BMI का आंकलन कैटेगरी कॉलम में अप्लाई हो जाएगा। तो 17 अंडरवेट, 19 हेल्दी, 17 अंडरवेट, 18 अंडरवेट, इस हिसाब से सारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अप्लाई करेंगे कंडीशन की फॉर्मेटिंग। तो देखते हैं जिस तरह से कंडीशन के अनुसार हम सेल की वैल्यू सेट कर सकते हैं उसी प्रकार स्प्रेडशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करके उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो होम टैब से जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चुनेंगे। तो वो कैसे करना है देखते हैं। एक्टिविटी 13 में सरोज जी ये चाहती है कि कैटेगरी की वैल्यू के सेल के अनुसार उसका रंग भी चेंज हो जाए। जैसे अंडरवेट है तो पिंक, हेल्दी है तो ग्रीन, ओवरवेट है ऑरेंज, ओबेस तो रेड। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। जिस सेल का या सेल रेंज पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रैग करके चुने गए सेल्स को सेल रेंज कहते हैं। जो भी हमने चुनी है ड्रैग करके वो सारी सेल्स के रेंज है। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन में से हाईलाइट सेल रूल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटेन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। तो अब हम तीसरा वाला जो टेक्स्ट देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट टाइप करके उसका रंग चुनेंगे। हेल्दी लिखेंगे, हेल्दी का रंग होगा जो हमने पिंक दिया था उस हिसाब से फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं जैसे भी हमें लेना होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं स्टेप 4 में सभी टेक्स्ट का फॉर्मेट चुन लो और इस पर 17 अंडरवेट कलर उसका चेंज हो गया। और कलर चेंज करने के लिए लेफ्ट में देख ये सारे दिखे रहे, हर कंडीशन का कलर चेंज हो चुका है। चलो अब देखते हैं ड्रॉ इन्फॉर्मेशन बाय एनालाइजिंग डेटा एंड रिप्रेजेंट इट यूजिंग ग्राफ। यदि आप डाटा को लिस्ट के फॉर्म में एंटर करने के बाद उसमें प्रयोग किए गए न्यूमेरिक डेटा पर फंक्शन अप्लाई करने के लिए एक टेबल बनाना चाहते हैं तो डेटा को समराइज कर फिर दिखाएं तो उसके लिए आप पाइवट टेबल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पाइवट टेबल क्या होती है? आपको वांछित रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्प्रेडशीट तालिका में चयनित कॉलम और डेटा की रो को पुनर्गठन करना होगा। अब पुनर्गठन करने के बाद उसमें सारांशित कर देता है। तो पाइवट टेबल वास्तव में स्प्रेडशीट के डेटा को नहीं बदलती, सिर्फ उसका फॉर्मेट दिख जाता है। तो 14 एक्टिविटी करते हैं। अनुजा की माताजी एक ऑफिस में कैंटीन चलाती हैं जिनकी जिम्मेदारी संचालक की है जो बस खाना कभी नहीं बेचती। अनुजा ने अपनी ICT की जानकारी से एक दिन की बिक्री सीक्वेंस में स्प्रेडशीट में एंटर कर दिए। अब उसमें एंटर करने के बाद अब हम उसका विश्लेषण करना चाहते हैं तो अनुजा की लिस्ट का अंश नीचे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं।
जैसे ये देख सकते हैं सैंडविच सैंडविच सैंडविच, तो अनिगा की सहायता से पाइवेट टेबल से की जा सकती है। पाइवेट टेबल का प्रयोग करने के लिए हमें निम्न स्टेप का यूज़ करना पड़ेगा। पहला सेलेक्ट करेंगे डाटा और उसमें एक पाइवेट टेबल का इंसर्ट करेंगे। ड्रैग फील्ड्स को लेंगे, ऐड पाइवेट चार्ट करेंगे और चेंज करेंगे समरी की कैलकुलेशन। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट करेंगे डेटा लिस्ट को, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट पाइवेट टेबल, इंसर्ट टैब में से हम पाइवेट टेबल वाला ऑप्शन को चुन लेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब देख सकते हैं जैसे कि स्टेप 2 दिखा हुआ है, इंसर्ट पाइवेट टेबल, क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सीट 1 के A1 से लेके C2 3 सेल्स हमारी सेल रेंज है। अब इसमें ये देखिए न्यू वर्कशीट, पाइवेट टेबल एक नई वर्कशीट में इंसर्ट हो जाएगा। उसके नीचे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब अगर कोई पहले से बनी हुई है उस टेबल में ये हमारी शीट में ये टेबल इंसर्ट हो जाएगी और हमें इसकी लोकेशन जहाँ होगी वो देनी पड़ेगी। अब देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में ड्राइव फील्ड। अब इसमें ये लिखा है जिन कॉलम को आप रिपोर्ट की रो में देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके टिक लगा दें और फंक्शन न्यूमेरिक डाटा पर अप्लाई किए जाते हैं। जो भी फंक्शन होगा वो न्यूमेरिक डाटा पे ही अप्लाई किया जाएगा। पाइवेट डाटा इंसर्ट एट ए न्यू शीट, शीट नंबर 7। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शीट नंबर 7 पर ही पाइवेट टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब स्टेप 4 में स्टेप 3 के बाद पाइवेट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि नीचे स्क्रीनशॉट में आप देख ही रहे होंगे पाइवेट टेबल इंसर्ट हो चुका है। इसमें ये रो का लेबल्स हैं, काउंट ऑफ अमाउंट है। तो ये पाइवेट टेबल फील्ड की जो लिस्ट है वो आप राइट साइड में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं पाइवेट टेबल के डेटा से पाइवेट चार्ट बनाना। जो टेबल ली है हमने अब उससे उसके चार्ट बनाते हैं। अब एक्टिविटी 15 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने समझा कि चार्ट ग्राफ्स को प्रस्तुत करने के लिए उसके विश्लेषण का अच्छा तरीका होता है, तो आइए पाइवेट टेबल के लिए पाइवेट चार्ट बनाते हैं। अब इस 15वीं एक्टिविटी का स्टेप 1 होगा। पाइवेट टेबल पर क्लिक करने के लिए हमको ऑप्शन टैब के ऊपर पाइवेट टेबल टूल्स दिखाई देंगे, जिसमें से आप पाइवेट चार्ट को क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। तो अब जिस तरह आपने एक्टिविटी 3 में चार्ट ग्राफ इंसर्ट किए थे उसी स्टेप का पालन करते हुए पाइवेट चार्ट को इंसर्ट करेंगे। आपके लिए पाइवेट डेटा का कॉलम नीचे दिखाया गया है, जो आप ये देख रहे हो पाइवेट टेबल है और एडिट एक्टिविटी के स्टेप के रूप में दिए गए हैं। अब हम पाइवेट टेबल में एक से ज़्यादा फंक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप 1 होगा चूज फील्ड टू ऐड रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में ऑप्शन में जाके हम इसमें न्यूमेरिक कॉलम पर राइट टिक करेंगे। राइट क्लिक करने से वो ऐड टू वैल्यूज वाला ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक कर देंगे। अब स्टेप 2 में आप जैसे कि ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में आप देख ही रहेंगे वैल्यूज में सम ऑफ अमाउंट ऑप्शन जुड़ जाता है। इस फंक्शन को चेंज करने के लिए उस पर राइट क्लिक करेंगे। आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग डायलॉग दिखेगा जिसमें से आप कोई भी जरूरत अनुसार फंक्शन चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ रिबन कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। जब आप कीबोर्ड से अल्ट की दबाते हैं तो छोटे छोटे अक्षर आपको दिखाई देते हैं जिन्हें की टिप्स कहते हैं। जैसे कि नीचे इमेज में दिखाया गया है, होम के लिए एच, इंसर्ट के नीचे एंड, पेज लेआउट के नीचे। आप इन अक्षरों को अल्ट की के साथ दबाकर विभिन्न टैब्स को ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं जो बार बार प्रयोग में आने वाली शॉर्टकट कीज कौन कौन सी हैं। तो क्या हमें करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ेगी। तो वर्कबुक क्लोज करने के लिए Ctrl+W, इससे ये जो भी हमने वर्कशीट खोला है वो बंद हो जाएगी। होम टैब में जाने के लिए Alt+H का, वर्कबुक सेव करने के लिए Ctrl+S, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए जो कॉपी किया उसको वहीं किसी और जगह रखने के लिए Ctrl+V, अंडो करने के लिए Ctrl+Z, कोई गलती हो जाए तो उसको Ctrl+Z से ठीक कर सकते हैं। सेल कंटेंट मिटाने के लिए डिलीट की का बटन दबाना होगा। अब सेल में फिल कलर भरने के लिए Alt+H या फिर H भी दबा सकते हैं। अब टैब इंसर्ट करने के लिए A+N का यूज़ करेंगे। बोल्ड करने के लिए Ctrl+V, सेल के डेटा को सेंटर अलाइन करने के लिए Alt+H, A और देन C तीनों एक साथ दबाने पड़ेंगे। अब पेज लेआउट टैब को ओपन करने के लिए Alt+P, Ctrl+P से तो प्रिंट होता है और Alt+P से पेज लेआउट टैब ओपन होगा। डेटा टैब के लिए Alt+A, व्यू टैब के लिए Alt+W, ओपन कंटेक्स्ट मेनू करने के लिए बार बार यूज में आने वाला ऑप्शन Shift+F10, बॉर्डर लगाने के लिए Alt+H और B, कॉलम डिलीट करने के लिए Alt+H, D और उसके बाद C। फॉर्मूला टैब पर जाने के लिए Alt+M का यूज़ करेंगे। सेलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9, सेलेक्ट कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+0। अब जो साइबर रूल हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं जब हम ऑनलाइन वर्क करते हैं कुछ,
तो उसका कुछ नियम है अपने और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखना। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं कभी नकल नहीं करता या करती सदस्य निर्मित कार्यों के लिए परिवर्तनशील हूँ। आई रेस्पेक्ट अदर्स वर्क, मतलब मैं दूसरों के वर्क का भी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये करती हूँ। मैं स्रोत संदर्भ के तहत वेब में इस्तेमाल किए गए सभी संसाधनों के URL का उल्लेख करता हूँ या करती हूँ। साइबर रूल में कॉपीराइट का इशू आता है, जो कि किसी और का काम का हम अपना नाम देते हैं या उसके काम की कॉपी करते हैं, तो हमें उन चीज़ों से बच के रहना है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।